हर बार जब जेल के बाहर कोई तेज आवाज गूंजती, एंडी अपनी सेल में लगे मोटे सीवर पाइप पर पूरी ताकत से चोट करता। बाहर का शोर उसकी आवाज को छिपा देता था। कई सालों की मेहनत और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिर वह पल आ ही गया। एंडी ने पूरी ताकत से आखिरी बार किया। अगले ही पल पाइप जोरदार आवाज के साथ टूट गया। टूटते ही गंदा सीवर का पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। वह बिना एक पल रुके उस तंग और गंदे पाइप के अंदर घुस गया। पाइप इतना संकरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, गंदा पानी और दम घोंट देने वाली बदबू थी। लेकिन एंडी रुकने वालों में से नहीं था। वह दांत भींचकर लगातार आगे बढ़ता रहा, क्योंकि इस दिन के लिए उसने अपनी जिंदगी के कई साल दांव पर लगा दिए थे। दूसरी तरफ सुबह जेल में हमेशा की तरह कैदियों की गिनती शुरू हुई। गार्ड सेल नंबर 245 के सामने पहुंचा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गार्ड ने गुस्से में फिर आवाज लगाई, फिर भी कोई बाहर नहीं निकला। उसे लगा एंडी जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा है। गुस्से में वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर सेल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेल पूरी तरह खाली थी। एंडी वहां नहीं था। उधर वार्डन नॉर्टन अपने कमरे में तैयार हो रहा था। तभी अचानक पूरे जेल में इमरजेंसी अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनते ही वार्डन नॉर्टन समझ गया कि जेल में कुछ बहुत बड़ा हो गया है। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ एंडी की सेल की तरफ भागा। सेल के सामने पहुंचते ही उसने गुस्से में पूछा, इसका क्या मतलब है? एंडी कहाँ गया? गार्ड्स के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वार्डन नॉर्टन का गुस्सा और बढ़ गया। वार्डन ने बिना देर किए आदेश दिया, रेड को तुरंत मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर बाद गार्ड रेड को पकड़कर वार्डन नॉर्टन के सामने ले आए। वार्डन नॉर्टन ने बिना समय गंवाए रेड से पूछा, एंडी कहाँ गया है? उसने भागने से पहले तुमसे क्या कहा था? रेड शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। रेड का जवाब सुनकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से एंडी की सेल की दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पत्थर पोस्टर से टकराया, एक अजीब सी खोखली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह तेजी से पोस्टर के पास गया। उसने अपना हाथ पोस्टर के पीछे डाला और एक झटके में पूरा पोस्टर फाड़ दिया। अगले ही पल दीवार में बना एक बड़ा सुराख सबके सामने था। ये सुरंग सीधे जेल की मोटी दीवार के अंदर तक जाती थी। गार्ड्स और वार्डन नॉर्टन कुछ सेकंड तक उस सुरंग को देखते ही रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एंडी ने इतने सालों तक यह सुरंग कब और कैसे बनाई। बिना एक पल गंवाए पूरी जेल में इमरजेंसी सर्च शुरू कर दी गई। गार्ड्स अपने खोजी कुत्तों के साथ हर दिशा में फैल गए। हर जगह एंडी की तलाश शुरू हो गई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एंडी का कोई निशान नहीं मिला। आखिर में गार्ड्स को सिर्फ 2 चीजें मिली, एक छोटा सा रॉक, हैमर और एंडी की फटी हुई जेल वाली शर्ट। गार्ड्स उस छोटे से हथौड़े को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी चीज से कोई इंसान इतनी लंबी सुरंग खोद सकता है। लेकिन सच यही था, कई साल पहले एंडी का इरादा सिर्फ अपनी सेल की दीवार पर अपना नाम उकेरने का था। जब उसने पहली बार दीवार पर चोट की तो प्लास्टर का एक टुकड़ा बड़ी आसानी से टूटकर नीचे गिर गया। एंडी को यह बात अजीब लगी, क्योंकि वह पत्थरों और चट्टानों की अच्छी समझ रखता था। उसने दीवार को ध्यान से देखा और उसी पल उसे जेल का सबसे बड़ा राज समझ आ गया। सालों की बारिश, नमी और लापरवाही की वजह से दीवार के अंदर का सीमेंट पहले ही कमजोर हो चुका था। उसी पल एंडी के दिमाग में एक नया ख्याल आया, अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा करके इस दीवार को तोड़ता रहे तो शायद एक दिन यह रास्ता उसे आजादी तक पहुंचा सकता है। उस दिन के बाद से एंडी ने हर एक मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब भी गार्ड्स की नजर उसे हटती, वह चुपचाप अपनी दीवार से थोड़ा थोड़ा सीमेंट निकाल देता। दीवार पर लगा पोस्टर उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था। हर बार काम खत्म करने के बाद वह पोस्टर को पहले की तरह सावधानी से वापस लगा देता। जेल के मैदान में टहलने या काम पर जाते समय एंडी अपनी जेब में छिपाकर लाया हुआ टूटा हुआ सीमेंट धीरे धीरे जमीन पर गिरा देता। इस पूरे प्लान में एक चीज सबसे ज्यादा काम आई, वह था एक छोटा सा रॉक हैमर। ये वही हथौड़ा था जो एंडी ने अपने दोस्त रेड से मंगवाया था। हर दिन उसके लिए एक नया खतरा लेकर आता था। एक दिन अचानक गार्ड्स वार्डन नॉर्टन के साथ उसकी सेल में आ पहुंचे। एंडी उस समय आराम से बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। गार्ड्स ने पूरी सेल की बारीकी से तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने बिस्तर देखा, कुर्सी देखी, टेबल देखी, दीवारों को भी ध्यान से परखा। एंडी बाहर से शांत था, लेकिन उसके दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। काफी देर तक तलाशी चलती रही, लेकिन गार्ड्स को कुछ भी शक वाली चीज नहीं मिली। लेकिन तभी वार्डन नॉर्टन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और सीधे उसके हाथ में पकड़ी हुई बाइबल पर नजर डाल दी। वार्डन नॉर्टन ने एंडी के हाथ से बाइबल उठाई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो एंडी, आजकल बाइबल पढ़ने में काफी दिलचस्पी लेने लगे हो? एंडी ने शांत आवाज में जवाब दिया, जी सर, इसमें इंसान को उम्मीद और हिम्मत दोनों मिलती है। एंडी का जवाब सुनकर वार्डन नॉर्टन हल्का सा मुस्कुराया। उसे भी बाइबल पढ़ने का शौक था, इसलिए एंडी की बात उसे पसंद आई। उसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर भी गई, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जेल के नियमों के मुताबिक कैदियों को अपनी सेल में पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी वार्डन ने इस
बार उसे कुछ नहीं कहा। जाने से पहले उसने बाइबल वापस एंडी के हाथ में देते हुए कहा, याद रखना एंडी, मुक्ति का रास्ता इसी किताब में छिपा है। एंडी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी सर। वार्डन नॉर्टन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही बाइबल उसके लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। कुछ समय बाद, बिना किसी खास वजह के, एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम करने के लिए भेज दिया गया। अब उसे पहले की तरह दिन भर कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। शुरुआत में एंडी समझ नहीं पाया कि वार्डन ने उसे अचानक यहाँ क्यों भेजा है, लेकिन थोड़े ही समय बाद एक जेल गार्ड उससे मिलने आया। उसे अपने टैक्स और पैसों से जुड़ी परेशानी थी। एंडी ने कुछ ही मिनटों में उसका पूरा हिसाब ठीक कर दिया। यहीं से वार्डन नॉर्टन का असली इरादा सामने आया। उसे जेल में एक ऐसा आदमी मिल गया था जो बिना किसी फीस के उसके और बाकी गार्ड्स के सारे पैसों का हिसाब संभाल सकता था। धीरे धीरे पूरी जेल में यह बात फैल गई कि एंडी पैसों और टैक्स का बहुत बड़ा जानकार है। अब एक एक करके सभी गार्ड अपने हिसाब किताब लेकर उसके पास आने लगे। कुछ ही समय में वार्डन नॉर्टन भी अपने निजी काम एंडी से करवाने लगा। काम इतना बढ़ गया कि एंडी को अकेले संभालना मुश्किल होने लगा। तब उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रेड को भी मदद के लिए अपने साथ लगा लिया। अब दोनों मिलकर दिन रात कागजों और फाइलों का काम करने लगे। लेकिन एंडी का असली सपना अभी भी कुछ और था। वह चाहता था कि जेल की लाइब्रेरी पहले से कहीं बड़ी और बेहतर बने, ताकि हर कैदी को पढ़ने और सीखने का मौका मिल सके। इसी सोच के साथ एंडी ने वार्डन नॉर्टन से लाइब्रेरी के लिए कुछ अतिरिक्त फंड की मांग की, लेकिन वार्डन नॉर्टन ने उसकी बात बिना सोचे ही ठुकरा दी। उसने साफ कह दिया, जेल में जितनी किताबें हैं उतनी ही काफी हैं। एंडी चुप रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक नया रास्ता चुना। हर सोमवार वह राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखता जिसमें लाइब्रेरी के लिए फंड और नई किताबों की मांग करता। पहला हफ्ता बीता, फिर पूरा महीना, लेकिन किसी भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। उसी दौरान जेल का सबसे बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स अचानक अजीब हरकत करने लगा। उसने अचानक एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख दिया। सभी को लगा कि ब्रूक्स पागल हो गया है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक दिन पहले ही ब्रूक्स को पैरोल मिल चुकी थी। इतने साल जेल में रहने के बाद उसे लगता था कि वह जेल के बाहर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी डर की वजह से वह कोई नया अपराध करना चाहता था ताकि उसकी रिहाई रुक जाए। एंडी, रेड और बाकी कैदियों ने मिलकर उसे समझाया। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रूक्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे चाकू नीचे रख दिया। खतरा टल चुका था, लेकिन यह घटना एंडी के मन में कई सवाल छोड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि कोई इंसान आजाद होने से इतना क्यों डर सकता है। तब रेड ने एंडी की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, एंडी, इन जेल की दीवारों में एक अजीब ताकत होती है। शुरुआत में तुम इनसे नफरत करते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें इनकी आदत हो जाती है, और अगर बहुत साल यहाँ गुजर जाए तो इंसान इन्हीं दीवारों पर निर्भर हो जाता है। इसे ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना कहते हैं। रेड की यह बात सुनकर एंडी कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जेल सिर्फ इंसान के शरीर को नहीं, बल्कि उसके दिमाग और सोच को भी कैद कर देती है। अगले ही दिन ब्रूक्स हमेशा के लिए जेल से रिहा हो गया। जेल छोड़ने से पहले उसने अपनी प्यारी चिड़िया जेक को खुले आसमान में उड़ा दिया। कई सालों तक वह चिड़िया उसका अकेला सहारा थी। भारी मन से ब्रूक्स जेल के बाहर निकल गया। करीब 50 साल बाद वह पहली बार इस बदल चुकी दुनिया में आया था। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थीं। हर तरफ भीड़ और शोर था। ये सब देखकर ब्रूक्स घबरा गया। कुछ समय बाद सरकार ने उसके रहने का इंतजाम किया। साथ ही उसे एक किराने की दुकान में नौकरी भी मिल गई, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे ठीक से काम नहीं हो पाता था। दुकान का मालिक भी अक्सर उसे डांट देता था। ब्रूक्स हर दिन खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। रात को उसे नींद भी नहीं आती थी। उसे बार बार शॉशैंक जेल की याद सताने लगी। धीरे धीरे उसने जीने की उम्मीद खो दी। एक दिन उसने अपने कमरे में बैठकर एंडी और रेड को याद किया। फिर कांपते हाथों से एक छोटा सा खत लिखा। उसने लिखा, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं इस नई दुनिया में खुद को फिट नहीं कर पा रहा हूँ। खत लिखने के बाद ब्रूक्स ने अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। जेल में जब यह खबर पहुंची तो हर कैदी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। एंडी भी गहरे सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को आजादी मिली थी वह आजादी ही उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई। लेकिन एंडी ने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि वह इस जेल को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आखिरकार एक दिन वह इंतजार खत्म हुआ। सरकार की तरफ से एंडी के नाम एक जवाब आया। लिफाफा खोलते ही एंडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरकार ने लाइब्रेरी के लिए $200 की सहायता भेजी थी। साथ ही कई नई किताबें भी दान में भेजी थी। लेकिन चिट्ठी के आखिर में एक बात और लिखी थी कि अब उन्हें दोबारा चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है। यह पढ़कर एंडी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर सिर्फ 6 साल तक हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखने पर इतना कुछ मिल सकता है तो अब मैं हफ्ते में 2 चिट्ठियां भेजूंगा। सरकार की तरफ से आई किताबों को देखकर एंडी बहुत खुश था। उसने पूरे उत्साह के साथ नई किताबों को लाइब्रेरी में सजाना शुरू कर दिया। किताबें रखते समय उसे एक पुराना
विनाइल रिकॉर्ड भी मिला। रिकॉर्ड देखते ही उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। वह रिकॉर्ड उठाकर सीधे वार्डन नॉर्टन के ऑफिस में गया। उसने धीरे से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, फिर रिकॉर्ड को ग्रामोफोन पर रखा और म्यूजिक चला दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी जेल में मधुर संगीत गूंजने लगा। यह आवाज हर बैरक, हर सेल और हर कैदी के कानों तक पहुंच रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह संगीत कहां से आ रहा है, लेकिन उस पर हर कैदी कुछ देर के लिए अपनी जेल, अपनी बेड़ियां और अपना दर्द भूल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उन ऊंची दीवारों के पार भी कोई दुनिया मौजूद है। दूसरी तरफ वार्डन नॉर्टन ने जैसे ही यह संगीत सुना, दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसने एंडी को तुरंत दरवाजा खोलने का आदेश दिया, लेकिन एंडी बिल्कुल शांत था। उसने किसी की बात नहीं सुनी, बल्कि उसने म्यूजिक की आवाज और तेज कर दी। पूरी जेल उस संगीत में डूब चुकी थी। कुछ ही पल बाद गार्ड्स ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही उन्होंने रिकॉर्ड बंद कर दिया। वार्डन नॉर्टन गुस्से से एंडी को घूर रहा था। उसने बिना कुछ सुने एंडी को सीधे सजा देने का आदेश दे दिया। 2 हफ्ते बाद जब एंडी वापस कैदियों के बीच आया तो रेड ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ एंडी, क्या वह सब करना सच में जरूरी था? एंडी भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वह संगीत आज भी मेरे अंदर गूंज रहा है। रेड उसकी बात समझ नहीं पाया। एंडी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी इंसान हमसे कभी नहीं छीन सकता। रेड ने पूछा, कौन सी चीज? एंडी ने जवाब दिया, उम्मीद। ये सुनते ही रेड ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है। ये इंसान को टूटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एंडी ने उसकी बात से सहमति नहीं जताई, क्योंकि वह जानता था कि अगर उम्मीद ही खत्म हो जाए तो इंसान जीते जी हार जाता है। वह जानता था कि रेड ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि रेड कई बार पैरोल के लिए आवेदन कर चुका था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली थी। इसलिए उसके अंदर उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। एंडी ने अपनी जेब से एक छोटा सा हारमोनिका निकाला और उसे रेड की तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, इसे रख लो, जब भी मौका मिले इसे बजाना। समय बीतता गया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। सरकार ने लाइब्रेरी के लिए और ज्यादा फंड भेजना शुरू कर दिया। अब एंडी ने पूरी लगन से लाइब्रेरी को नया रूप देना शुरू किया। उसने नई किताबें मंगाई, पुरानी किताबों की मरम्मत करवाई, नई अलमारियां लगवाई और कैदियों के लिए पढ़ने का बेहतर माहौल तैयार किया। धीरे धीरे शॉशैंक जेल की लाइब्रेरी पूरे राज्य की सबसे बेहतरीन जेल लाइब्रेरी बन गई। लेकिन इस बदलाव का फायदा वार्डन नॉर्टन ने भी इसमें अपना फायदा देख लिया। उसने कैदियों से जेल के बाहर काम करवाने की एक नई योजना शुरू की, क्योंकि कैदियों से मुफ्त में काम करवाया जा सकता था। इस योजना से वार्डन नॉर्टन ने धीरे धीरे बहुत सारा गैर कानूनी पैसा कमाना शुरू कर दिया। इन पैसों का पूरा हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी एंडी पर डाल दी गई। एंडी नकली अकाउंट बनाता, कागज तैयार करता और वार्डन के कहने पर सारा रिकॉर्ड संभालता। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल कानूनी लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर यह करोड़ों का गड़बड़ झाला था। एक दिन रेड ने एंडी से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? एंडी ने शांत आवाज में जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन हर चाल सोच समझ कर चली जाए तो सामने वाले को कभी शक नहीं होता। एंडी ने वार्डन के कहने पर एक नकली इंसान की पहचान भी तैयार कर दी। सारे गैर कानूनी पैसे उसी नाम से अलग अलग खातों में जमा किए जाने लगे। अगर कभी कोई जांच भी होती तो असली अपराधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एंडी अच्छी तरह समझ चुका था कि वह अब वार्डन नॉर्टन के लिए सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका था। उस समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक दिन जेल में एक नया कैदी लाया गया। उसका नाम टॉमी था। टॉमी बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग था। वह बहुत बातूनी था और हर समय अपनी पुरानी हरकतों के किस्से सुनाता रहता था। रेड और बाकी कैदी उसकी बातें सुनकर हंस देते थे, लेकिन एंडी ने उसे ध्यान से देखा। एंडी ने टॉमी से कहा, अगर तुमने अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बदला तो तुम बार बार इसी जेल में वापस आते रहोगे। टॉमी ने पहले तो एंडी की बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि एंडी सच कह रहा है। एक दिन टॉमी ने एंडी को बताया कि उसकी एक पत्नी है और एक छोटी सी बेटी भी है। वह जेल से बाहर निकलकर उनके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं थी, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। उसने एंडी से पूछा, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? एंडी ने बिना एक पल सोचे उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दी। उस दिन से एंडी रोज टॉमी को पढ़ाने लगा। उसने उसे सबसे पहले अंग्रेजी के अक्षर सिखाए, फिर धीरे धीरे पढ़ना, लिखना और सवाल हल करना सिखाया। करीब 1 साल की मेहनत के बाद टॉमी ने अपनी परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही वह बहुत घबरा गया। उसे लग रहा था कि उसने ज्यादातर जवाब गलत लिख दिए हैं। एंडी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हार मानने से पहले रिजल्ट आने का इंतजार करो। कुछ दिनों बाद परीक्षा का नतीजा आया। टॉमी परीक्षा में पास हो चुका था। ये खबर सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सबसे पहले एंडी के पास भागा और उसका धन्यवाद करने लगा। उसी बातचीत के दौरान टॉमी ने अचानक 4 साल पहले की एक घटना का जिक्र किया।
उसने बताया कि पहले वह दूसरी जेल में बंद था। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई थी जो अक्सर अपने पुराने अपराधों की डींगे मारता रहता था। टॉमी ने एंडी की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उस कैदी के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा वह हमेशा अपने अपराधों पर घमंड करता रहता था। एक दिन उसने हंसते हुए बताया कि उसने एक अमीर आदमी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की थी। टॉमी ने आगे बताया उस आदमी ने यह भी कहा था कि पुलिस ने किसी और को उस जुर्म में फंसा दिया और वह इंसान अब भी जेल की सजा काट रहा है। अब एंडी को पूरा यकीन हो गया कि वह शुरू से बेगुनाह था और असली कातिल कोई दूसरा था। बिना देर किए एंडी सीधे वार्डन नॉर्टन के ऑफिस में पहुंचा। उसने पूरी बात वार्डन को विस्तार से बताई। उसने कहा सर, अगर टॉमी गवाही दे दे तो मेरा केस दोबारा खुल सकता है, मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ। वार्डन नॉर्टन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर एंडी जेल से बाहर चला गया तो उसके सारे गैर कानूनी काम दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसीलिए उसने एंडी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। एंडी ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा अगर मैं बाहर भी चला गया तो मैं किसी से आपके पैसों या कामों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वार्डन नॉर्टन को एंडी की किसी बात पर भरोसा नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा बस अब इस बारे में एक शब्द भी मत कहना और कभी मेरे सामने इस मामले का जिक्र मत करना। इतना कहकर उसने गार्ड्स को बुलाया और एंडी को फिर से सजा देने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में गार्ड्स एंडी को पकड़ कर ले गए और उसे एक बार फिर अकेली अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन इस बार एंडी के मन में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वार्डन नॉर्टन उसे किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ वार्डन नॉर्टन अभी भी इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने टॉमी को अपने ऑफिस में बुलवाया। वार्डन ने शांत आवाज में टॉमी से पूछा जो कहानी तुमने एंडी को बताई है, क्या तुम उस पर अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो? टॉमी ने बिना डरे जवाब दिया हाँ सर, अगर इससे एक बेगुनाह इंसान को आजादी मिल सकती है तो मैं सच बोलने के लिए तैयार हूँ। टॉमी की यह बात सुनकर वार्डन कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी, लेकिन वार्डन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने जेल के गार्ड्स को एक गुप्त आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल वॉच टावर से एक गोली चली और टॉमी जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। गार्ड्स ने इस घटना को भागने की कोशिश का नाम दे दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वार्डन नॉर्टन ने अपने राज को बचाने के लिए एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली थी। जब एंडी को यह खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गया। इसके बाद एंडी ने फैसला किया कि अब वह वार्डन के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन वार्डन ने उसे धमकी दी। उसने कहा अगर तुमने मेरा काम छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से वापस आना मौत से भी बदतर होगा। एंडी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। एंडी पूरे 2 महीने तक अकेले बंद रहा। जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक दिन उसने रेड से कहा मैं मेक्सिको के एक छोटे से शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ समुद्र का पानी बिल्कुल नीला होता है। वहाँ मैं एक नाव खरीदूंगा और एक छोटी सी होटल चलाऊंगा। रेड उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद एंडी अब सपनों की दुनिया में जी रहा है। रेड ने एंडी की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने धीरे से कहा एंडी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सपने देखने चाहिए। यह जगह इंसान की उम्मीद छीन लेती है। बेहतर होगा कि तुम हकीकत को स्वीकार कर लो। एंडी हल्का सा मुस्कुराया। उसने रेड की तरफ देखा और बोला जिंदगी में इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो जीने की कोशिश करो या फिर मरने का इंतजार करो। रेड कुछ नहीं बोला, लेकिन एंडी की यह बात उसके दिल में उतर गई। कुछ देर बाद एंडी ने रेड से एक और अजीब सी बात कही। उसने कहा अगर तुम कभी इस जेल से बाहर निकलो तो बक्सटन नाम की जगह जरूर जाना। वहाँ एक बड़ा सा ओक का पेड़ है। उस पेड़ के पास पत्थरों की एक छोटी सी दीवार बनी हुई है। उस दीवार के नीचे एक काला पत्थर मिलेगा, उसे उठाना, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ रखा होगा। रेड हैरानी से एंडी की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंडी आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन उसने उससे वादा कर लिया कि अगर वह कभी जेल से बाहर निकला तो उस जगह जरूर जाएगा। रेड उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसे डर सताने लगा कि कहीं एंडी अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला तो नहीं कर चुका। उस रात रेड की आंखों में नींद नहीं आई। वह पूरी रात बेचैन रहा। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूमता रहा, क्या एंडी सच में हार मान चुका है? सुबह होते ही जेल में हमेशा की तरह कैदियों की गिनती शुरू हुई। रेड की नजर सबसे पहले एंडी की सेल की तरफ गई, लेकिन आज एंडी बाहर नहीं आया। गार्ड ने जोर से उसका नाम पुकारा, फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। गार्ड गुस्से में एंडी की सेल की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि एंडी फिर कोई नई चाल चल रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में पूरी शॉशैंक जेल का इतिहास बदलने वाला था। गार्ड गुस्से में एंडी की सेल के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जोर
जोर से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। सेल पूरी तरह खाली थी। एंडी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड ने तुरंत खतरे का अलार्म बजा दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। वार्डन नॉर्टन और बाकी गार्ड्स दौड़ते हुए एंडी की सेल तक पहुंचे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक कैदी बंद सेल से आखिर गायब कैसे हो सकता है। सेल के अंदर सिर्फ कुछ टूटे हुए पत्थर पड़े थे। वार्डन नॉर्टन गुस्से से आग बबूला हो चुका था। गुस्से में उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से पोस्टर की तरफ फेंक दिया। पत्थर पोस्टर को चीरता हुआ दीवार के अंदर चला गया। अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पोस्टर के पीछे एक लंबी सुरंग बनी हुई थी। यही वह रास्ता था जिससे एंडी पूरी जेल को चकमा देकर निकल गया था। उन्हें समझ आ गया कि यह सुरंग 1 या 2 दिन में नहीं बनी थी। इसे बनाने में कई साल लगे होंगे। तभी सबको एंडी का छोटा सा रॉक हैमर याद आया। सालों पहले हर रात वह पोस्टर के पीछे छिपकर थोड़ा थोड़ा पत्थर निकालता और अगली सुबह जेल के मैदान में घूमते समय उस पत्थर की धूल को चुपचाप जमीन पर गिरा देता। किसी को कभी उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन टॉमी की मौत के बाद एंडी को पूरी तरह यकीन हो गया था कि उसे इस जेल में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हर हाल में यहाँ से निकल जाना। उस रात एंडी ने वार्डन के सारे जरूरी सबूत, अपने कपड़े और बाकी सामान एक बैग में रखा। फिर उस बैग को रस्सी से अपने शरीर के साथ बांध लिया। इसके बाद वह सुरंग के अंदर उतर गया। एंडी धीरे धीरे उस लंबी और तंग सुरंग में आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह जेल के सीवर पाइप तक पहुंच गया। अब उसके और आजादी के बीच सिर्फ एक मोटा लोहे का पाइप बचा था। एंडी ने अपना छोटा रॉक हैमर निकाला और पूरी ताकत से पाइप पर वार करना शुरू कर दिया। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ पाइप टूट गया। टूटते ही गंदा सीवर का पानी तेजी से बाहर निकलने लगा, लेकिन एंडी ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह उसी गंदे पाइप के अंदर रेंगना शुरू कर दिया। काफी देर की मुश्किल के बाद अगले ही पल वह सीवर के बाहर निकल आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कई सालों बाद एंडी पहली बार जेल की दीवारों के बाहर खड़ा था। उसने अपने बदबूदार कपड़े उतार दिए, फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर बारिश में खड़ा हो गया। बारिश की हर बूंद उसके लिए आजादी का एहसास थी। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेकिन एंडी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह वह एक बैंक पहुंचा। उसने साफ सुथरा सूट पहना हुआ था। अब वह एक कैदी नहीं लग रहा था। उसने वही नकली पहचान इस्तेमाल की जो उसने सालों पहले वार्डन नॉर्टन के लिए बनाई थी। उसी पहचान के सहारे वह एक एक करके अलग अलग बैंकों में गया और वार्डन नॉर्टन के गैर कानूनी पैसों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एंडी ने उन सभी सबूतों की कॉपी एक बड़े अखबार और संबंधित अधिकारियों को भेज दी। एंडी जानता था कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। उधर शॉशैंक जेल में वार्डन नॉर्टन को अभी तक यह नहीं पता था कि एंडी उससे कई कदम आगे निकल चुका है। उसे पूरा यकीन था कि एंडी चाहे जहां भी हो जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल गया। पुलिस की कई गाड़ियां तेज रफ्तार से शॉशैंक जेल की तरफ बढ़ने लगी। वार्डन नॉर्टन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसे अधिकारियों के आने की खबर मिली। घबराकर उसने तुरंत अपनी तिजोरी खोली। वह अंदर रखे सभी दस्तावेज देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी खोली उसके होश उड़ गए। जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड गायब थे। उनकी जगह सिर्फ एंडी की बाइबल रखी हुई थी। वार्डन ने कांपते हाथों से बाइबल उठाई। उसने उसे खोला। अंदर एंडी का एक छोटा सा संदेश लिखा था। उसे पढ़ते ही वार्डन नॉर्टन समझ गया कि एंडी न सिर्फ जेल से भाग चुका है, बल्कि उसके सारे राज भी अपने साथ ले गया है। जब उसने बाइबल के पन्ने पलटे तो अंदर वह गहरा खोखा भी दिखाई दिया, जहां एंडी सालों तक अपना छोटा रॉक हैमर छिपा कर रखता था। इसी बीच पुलिस अधिकारी उसके ऑफिस के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वार्डन नॉर्टन को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन अंदर वार्डन ने एक आखिरी फैसला कर लिया था। कुछ ही पलों बाद ऑफिस के अंदर से गोली चलने की आवाज गूंजी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो वार्डन नॉर्टन जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली थी। शॉशैंक जेल का सबसे ताकतवर आदमी अपने ही लालच और अपराधों की वजह से अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। वार्डन नॉर्टन की मौत के बाद शॉशैंक जेल का माहौल पूरी तरह बदल गया। सालों से दबे हुए सच अब एक एक करके सबके सामने आने लगे। भ्रष्टाचार। एंडी अब शॉशैंक जेल से बहुत दूर निकल चुका था। वह आजाद था और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। कुछ समय बाद रेड की पैरोल की सुनवाई फिर से हुई। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी पैरोल मंजूर हो गई। करीब 40 साल जेल में बिताने के बाद रेड पहली बार आजाद होकर जेल के बाहर निकला। लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। जेल से निकलते समय उसे ब्रूक्स की याद आने लगी। उसे वही कमरा रहने के लिए मिला जहां कभी ब्रूक्स रहता था, और संयोग से उसे नौकरी भी एक किराने की दुकान में मिली। हर दिन वह उसी तरह काम करता और हर बार वॉशरूम जाने से पहले अनजाने में इजाजत मांगने के लिए रुक जाता। फिर उसे याद आता कि अब वह जेल में नहीं है। अब उसे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने साल जेल में रहने की आदत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ अपना वादा
वादा याद आया। एंडी ने उससे बक्सटन जाने के लिए कहा था। कुछ दिनों बाद लंबा सफर तय करने के बाद वह उस सुनसान जगह पर पहुंचा जहां एक बड़ा सा ओक का पेड़ खड़ा था। पेड़ के पास पत्थरों की एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी। जैसा एंडी ने बताया था, उसे वहां एक काला ज्वालामुखी पत्थर दिखाई दिया। उसके नीचे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा छिपा हुआ था। डिब्बा देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा और धीरे से डिब्बा खोल दिया। अंदर कुछ पैसे रखे हुए थे, साथ ही एंडी की लिखी हुई एक चिट्ठी भी थी। रेड ने धीरे धीरे एंडी की चिट्ठी खोलकर पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, प्रिय रेड, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुम आखिरकार आजाद हो चुके हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाने यहाँ जरूर आओगे। इस डिब्बे में कुछ पैसे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल करके मेरे पास आ जाना। मैं मैक्सिको के जिहुआ तानेजो शहर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रेड की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एंडी ने जेल से भागने से बहुत पहले ही उसके लिए सब कुछ सोच कर रखा था। अब उसके सामने एक बड़ा फैसला था, या तो वह पहले की तरह डरते डरते अपनी जिंदगी बिताए या फिर एंडी की बात मानकर एक नई शुरुआत करे। कुछ देर सोचने के बाद रेड ने फैसला कर लिया, इस बार वह अपने दोस्त की बात जरूर मानेगा। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने जरूरी सामान को समेटा और मैक्सिको जाने की तैयारी शुरू कर दी। रेड अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। उसके दिल में डर भी था और एक नई उम्मीद भी। वह जानता था कि इतने सालों बाद वह पहली बार अपने लिए कोई फैसला ले रहा है। सफर के दौरान उसे एंडी के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगे। उसे वह दिन याद आया जब एंडी पहली बार शॉशैंक जेल में आया था। उसे वह छोटी सी रॉक हैमर भी याद आई जिसे देखकर किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वही एक दिन आजादी का रास्ता बना देगी। रेड को अब समझ आ गया था कि एंडी सिर्फ जेल से भागा नहीं था, बल्कि उसने कभी अपनी उम्मीद को मरने नहीं दिया था। कई घंटों का सफर तय करने के बाद रेड आखिरकार मैक्सिको की सीमा के पास पहुंच गया। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। आखिरकार वह जिहुआ तानेजो के समुद्र तट पर पहुंच गया। चारों तरफ नीला समंदर था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर किनारे पर एक आदमी अपनी पुरानी नाव की मरम्मत कर रहा था। फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, रेड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कोई और नहीं, एंडी था। दोनों कई सालों बाद एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शॉशैंक जेल की सारी तकलीफें, सारे दर्द और सालों का इंतजार अब पीछे छूट चुका था। आखिरकार दोनों दोस्तों को वो आजादी मिल गई थी जिसका सपना उन्होंने सालों तक देखा था। यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई।